Hello everybody. So in the last class we were discussing about a rapidly varied flow, that is hydraulic jump. उसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए इक्वेशंस भी डिराइव किए. लिखना नहीं, ये सब आपके जो है कॉपी में है ऑलरेडी. एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वी हैव डिराइव्ड टू इक्वेशंस. हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. एक इक्वेशन तो मैंने बेलेंजर मोमेंटम का डिराइव कर दिया था, दैट इज y2 by y1 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. f1 इज अ फ्राउड नंबर. सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y1 by y2 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय. एक तो मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया था. And secondly, I have derived an equation for energy loss, that is y2 minus y1 का whole cube upon 4y1 y2. This is energy loss in meters. फिर power loss भी हमने देखा था, gamma q HL या EL करके आप निकाल सकते हैं. That's it. So these are the basic equation that we have derived. These equations are applicable for, ये दोनों इक्वेशन सेम है तो समझ में आता है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया है. जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का फ्राउड नंबर बनेगा. इस तरीके से हम याद रखेंगे. So while deriving these equation, I have repeatedly told you that these equations are shape dependent. That is, ये केवल रेक्टेंगुलर चैनल पे ही वैलिड है. अगर आप चैनल चेंज कर देंगे तो these equation will become, या शेप पैरामीटर्स चेंज कर देंगे तो this channel will become, these equations will become invalid. Similarly, I have told you that even for a rough channel with small bed slope, these equations are valid because friction does not play an important role in RVF, and you can neglect sin theta, means sin theta can be taken as 0 if slopes are very small. ये बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आज की क्लास हम क्लासिफिकेशन ऑफ जंप से स्टार्ट करेंगे. We will now start with the classification of jump. देखिए, फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1, वी हैव क्लासिफाइड द जंप्स इनटू वेरियस ग्रुप्स. हमने फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ जंप किया है इनटू वेरियस टाइप्स. क्या है वो क्लासिफिकेशन ऑफ जंप और क्या बेसिस है, जरा ध्यान देंगे. ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी बार क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट से. क्लासिफिकेशन ऑफ जंप बेस्ड ऑन द फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 वी हैव डिड दिस. क्या बोल रहा हूं देखो. फर्स्ट पॉइंट, इफ फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1, ऑब्वियसली जो फ्राउड नंबर होगा सेक्शन 1 पे उसको 1 से तो ज्यादा होना पड़ेगा. अगर सुपर क्रिटिकल होगा ही नहीं तो जंप नहीं हो सकता है. इज ग्रेटर देन 1.0 एंड लेस देन इक्वल टू 1.7, वी हैव अनड्यूलर जंप. किस टाइप का जंप बनेगा? अनड्यूलर जंप. इसको अनड्यूलर जंप क्यों बोला जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यूलर जंप? क्या होगा? सिंस Froude number at section 1 is very less, though it is greater than 1, then also it is very less. फ्लो के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो जंप करा सके. सिंस इट इज सब सुपर क्रिटिकल फ्लो, बट बहुत ज्यादा सुपर क्रिटिकल नहीं है. फ्राउड नंबर इज नियर अबाउट 1 ओनली, तो फ्राउड नंबर इज वेरी लेस. देयरफॉर जंप होने की टेंडेंसी है बट जंप हो नहीं सकता है, बिकॉज एनर्जी लॉसेस चाहिए जंप कराने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है. वी डोंट हैव सफिशिएंट हेड्स और सफिशिएंट लॉसेस और सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दोज एनर्जी लॉसेस. देयरफॉर जंप विल नॉट हैपन. तो होगा क्या? पानी के ऊपर कुछ इस तरीके से अंडुलेशंस बन के रह जाते. केवल छोटे मोटे टर्बुलेंसेस होंगे, अंडुलेशंस होंगे वाटर सरफेस पे, जंप नहीं फॉर्म करेगा. Therefore, this type of jump is known as undular jump. अब देखिए, फ्राउड नंबर का रेंज याद रखना जरूरी. एम्पेरिकल बात है, रिसर्च के बाद आया है. क्लियर है? इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं. अब देखिए, एक चीज और समझिए. सिंस जंप हुआ ही नहीं है तो लॉसेस भी नहीं होंगे, लॉसेस विल बी नेग्लिजिबल.
सो इन दिस केस रिलेटिव एनर्जी लॉस कल बताया था ना, क्या होता है, EL by E1 is almost equal to 0. That is relative energy loss is almost equal to 0. क्लियर है मेरी बात? अगर मैंने फ्राउड नंबर थोड़ा और बढ़ाया, आई एम इंक्रीजिंग द फ्राउड नंबर नाउ. If Froude number at section 1 is greater than 1.7 and less than 2.5, in this case the jump will form, but the jump will be what? Weak jump. इसको वीक जंप क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जंप तो होगा बट लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे. द इंटेंसिटी ऑफ जंप विल नॉट बी वेरी स्ट्रांग, इट विल बी वीकर इन नेचर, क्योंकि लॉसेस ज्यादा होने वाले नहीं है. एनर्जी तो दी बट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दी. सो लॉसेस विल ऑल्सो बी वेरी लेस, क्योंकि आवर जंप इज, द इंटेंसिटी ऑफ द जंप इज वेरी वीक. सो यहां पर अगर रिलेटिव एनर्जी लॉस देखेंगे तो होगा, but it will be in the range of 5% to 18%. 5% to 18% के रेंज में हमारा एनर्जी लॉस है. देखिए एनर्जी लॉस का रेंज आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा. फ्राउड नंबर एंड टाइप ऑफ जंप को आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को अंडरलाइन कर रहा हूँ. रिलेटिव एनर्जी लॉस तो सिंस कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये डेटा आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है. क्लियर है मेरी बात? थर्ड, इफ फ्राउड नंबर को थोड़ा और बढ़ाया, क्या कर दिया? फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 2.5 and less than equal to 4.5. In this case we have the formation of oscillatory jump. In this case we have the formation of what? Oscillatory jump. इसको oscillatory jump क्यों बोला जा रहा है? Because the tail water level in this case fluctuates. ये जो tail water level है fluctuate करता रहता है. The tail water level in this case is fluctuating. अब ये tail water level fluctuate करने से क्या दिक्कत होती है? It can lead damage of earthen banks. Banks समझते हैं आप? नदी का किनारा. That is known as shores of rivers. Those are banks. If we have earthen banks, then those earthen banks will be eroded by this fluctuations in tail water level. इसलिए हम oscillatory jump नहीं चाहते हैं और इसमें losses भी ज़्यादा नहीं होने वाले हैं. In this case, losses will be in the range of, अगर relative energy loss देखोगे तो relative energy loss will be in the range of 18% to 45%. बट ये रेंज आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्लियर है? बट हाँ, इसमें रिलेटिव एनर्जी लॉस थोड़ा बढ़ेगा, बट अगेन दिस इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज this fluctuation in water level will cause damage to earthen banks. Clear? Tail water level, tail water in this case is fluctuating. Tail water in this case is fluctuating and causes damage to earthen banks. क्लियर है? earthen banks का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा. यहां तक नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. पॉज एंड नोट टिल हियर. तो आपको फ्राउड नंबर की वैल्यू याद रखनी है और जंप का नाम याद रखना. क्लियर है? ओके. फोर्थ वाला देखिए. फोर्थ क्या है देखिए. फ्राउड नंबर को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया. फ्राउड नंबर को इस बार कितना किया? इफ फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 4.5 and less than equal to 9, this will lead to steady jump. अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है.
क्या प्रॉब्लम थी? टेल वाटर लेवल के फ्लक्चुएशन की। तो फ्राउड नंबर और थोड़ा बढ़ाया तो टेल वाटर लेवल विल बिकम स्टेडी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? स्टेडी जंप। सो जंप इज वेल बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस इज एट इट्स बेस्ट। यहाँ पे रिलेटिव एनर्जी लॉस काफी ज्यादा होने वाले हैं। रिलेटिव एनर्जी लॉस विल बी इन द रेंज ऑफ 45% to 70%। तो रिलेटिव एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। जितना ज्यादा रिलेटिव एनर्जी लॉस होगा जंप उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो here we have the performance as its best and the tail water level is not fluctuating at all. So jump in this case is well balanced, tail water level is not fluctuating. Clear है मेरी बात? And performance is at its best. Jump is well balanced, इसीलिए नाम इसका steady है, is well balanced and performance is at its best, and performance is at its best. The tail water level does not fluctuate at all. Tail water level does not fluctuate at all. Tail water level does not fluctuate at all. Clear है मेरी बात? Okay. ठीक है। फिफ्थ वन, अगर फ्राउड नंबर को आपने बहुत ज्यादा कर दिया, फ्राउड नंबर मान लीजिए 9 से भी ज्यादा हो गया, if Froude number is greater than 9, तो क्या होगा? फिफ्थ केस, this will lead to a strong and choppy jump। काफी स्ट्रॉन्ग जंप होगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप। The intensity of turbulent rollers will be very, very strong. Strong or choppy jump. The intensity of the turbulent rollers will be very, very strong. So इस केस में एक और दिक्कत होगी, downstream surface will again become rough and wavy। ये डबल एरो से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि the turbulent rollers are very strong, that might cause damage to our hydraulic structures. And one more problem is what? The downstream surface will again become rough and wavy, that will lead to erosion of banks. Though the energy losses are very high, energy loss, that is the relative energy loss, in this case is greater than 70%. Then also we will not prefer this type of jump। क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? बिकॉज अगेन इट विल कॉज डैमेज टू earthen banks as well as our hydraulic structure. Moreover, the jump is very, very strong. So downstream surface is rough, water surface is rough and wavy. तो हमने पूरा डिस्कशन किया, 5 टाइप ऑफ जंप डिस्कस किए। सबसे पहले आपको बताया मैंने एंडुलर जंप, इसके बाद मैंने बताया आपको वीक जंप, देन वी हैव प्रोसीडेड टुवर्ड्स ऑसिलेटरी जंप, स्टेडी जंप एंड स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप। इन सारे जंप्स में से सबसे बढ़िया जंप कौन सा है? विच जंप विल बी मोस्ट प्रेफर्ड? ऑब्वियसली द स्टेडी जंप। सो हम कोशिश करेंगे अपने फ्राउड नंबर को 4.5 से 9 के बीच में रखने की, such that we have the formation of this steady jump, such that we have the formation of this steady jump। तो नोट में लिखवा देता हूँ, steady jump is always preferred। ये नोट कर लीजिएगा पहले पूरा, फिर इसी के नीचे लास्ट में नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा क्या? steady jump is always preferred। तो सारे जंप में से बढ़िया जंप कौन सा है? स्टेडी। स्टेडी जंप
is always preferred. Steady jump is always preferred. Steady jump is always preferred. क्लियर है मेरी बात? नोट में इसको लिख लीजिएगा। तो सारे जंप में से सबसे बढ़िया जंप कौन सा है? इट इज द स्टेडी जंप। पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। ओके, लिख लिया आपने? बढ़ रहा हूं। नाउ वी विल सी द लेंथ ऑफ जंप। देखिए लेंथ ऑफ जंप कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ जंप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इट वी विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द एप्रॉन। एप्रॉन क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। इट इज द पार्ट ऑफ स्टिलिंग बेसिन। स्टिलिंग बेसिन एक बेसिन है जिसमें हम पूरा जंप प्लान करते हैं। समझाता हूं, देखो क्या बोल रहा हूं। हेडिंग डालिएगा लेंथ ऑफ जंप। तो मान लीजिए ये हमारा वियर है या स्पिलवे जो भी है, इस चैनल में जंप होना है, इसीलिए हम क्या बना रहे हैं? ये एप्रॉन। दिस इज द एप्रॉन। दिस एप्रॉन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्टिलिंग बेसिन। ये जो यहाँ पे एक पूरा बेसिन डिजाइन होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टिलिंग बेसिन। दैट बेसिन इज डिजाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जंप। क्योंकि हम तो चाहते ना जंप हो, तो स्टिलिंग बेसिन को हम बनाएंगे जिससे हमारा जंप जो है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि स्टिलिंग बेसिन के और भी क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है, बट एप्रॉन इज एक्चुअली द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द स्टिलिंग बेसिन। तो हम एप्रॉन की लेंथ डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग साइज या लेंथ ऑफ स्टिलिंग बेसिन डिसाइड कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ जंप इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस लेंथ ऑफ एप्रॉन और लेंथ ऑफ स्टिलिंग बेसिन इज डिसाइडेड। और लेंथ ऑफ जंप तो आपको याद ही आ रहा है, टो और एंड के बीच का। तो ये एंड ऑफ जंप है और ये टो ऑफ जंप है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट LJ, दैट इज द लेंथ ऑफ जंप। देखिए हमारे पास दो एम्पेरिकल अप्रोच है टू डिसाइड द लेंथ ऑफ जंप। आई विल डिस्कस बोथ द एम्पेरिकल अप्रोचेस। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं, वो दोनों अप्रोच में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार इस पे क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? सो लेंथ ऑफ जंप, द लेंथ ऑफ जंप helps in deciding the size of, helps in deciding the size of stilling basin. Now we have two approaches to decide the length. Approach 1 क्या है? What is the approach 1? First approach क्या है? Directly लिखते हैं LJ by Y2 is function of Froude number at section 1. Is function of Froude number at section 1. अब ये फंक्शन कोई अल्जेब्राइक फंक्शन नहीं है, इट इज एक्चुअली अ ग्राफ, इट इज एक्चुअली एन एम्पेरिकल ग्राफ प्लॉटेड बाय सम साइंटिस्ट। ये एक्चुअली एक एम्पेरिकल ग्राफ है, वहां से आप उस वैल्यू को निकाल के लाएंगे, y2 इज द टेल वाटर डेप्थ, LJ निकल जाएगा। उस ग्राफ को देख के पता चला कि व्हेन फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट इज 6.1 फॉर फ्राउड नंबर क्या? फॉर फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1, फॉर फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 greater than equal to 5.0, I can say LJ is equal to what? 6.12। और हम तो स्टेडी जंप भी प्लान करते हैं, जनरली 4.5 या 5 से ज़्यादा ही होगा, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन LJ is equal to 6.1/2, क्योंकि जब फ्राउड नंबर 5.0 है उससे ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन
will become almost constant। ये पता कैसे चल रहा है? उस ग्राफ को देख के। वो ग्राफ आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैल्यू याद रखिएगा, it becomes constant, that is 6.1 and this function value will be given। ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए एग्जाम में हमें, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ग्राफ थोड़ी ना याद कर पाएंगे। क्लियर है? तो फॉर प्राउड नंबर लेस देन 5.0 इट इज फंक्शन ऑफ प्राउड नंबर एट सेक्शन 1। एक और अप्रोच भी है काम करने के लिए, देखिए लिखिएगा नहीं अभी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अप्रोच 2 क्या है? LJ को डायरेक्टली लिखो 6.9 y2 माइनस y1। Now this is valid at all Froude number, irrespective of the Froude number, you can easily apply this equation। तो कौन सी अप्रोच बढ़िया? बात बढ़िया घटिया की नहीं है, both the approaches are given by two different scientists, both will give answers that is very close। एग्जाम में कौन सा यूज करेंगे? इट विल डिपेंड ऑन द डेटा। अगर मान लीजिए केवल y2 गिवन है और FR1 की वैल्यू हमें गिवन है, तो वी विल डायरेक्टली गो फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अगर y2 y1 गिवन है और कुछ नहीं गिवन, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? दैट विल सूट द डेटा दैट इज गिवन टू अस इन द एग्जाम। तो इट इज डेटा डिपेंडेंट कि हम कौन सा इक्वेशन एग्जाम में यूज करें, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है मेरी बात? ओके, इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। नाउ वी विल सी द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ जंप। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया आपने? ओके, देखिए जरा, लेट अस सी। हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ जंप। वेलोसिटी प्रोफाइल में देखो क्या बताऊंगा, ये भी बस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जंप की वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी? मान लीजिए जंप है हमारा स्टेडी स्टेट पे, जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना ही डिस्चार्ज जा रहा है। इनकमिंग डिस्चार्ज है एंड दिस इज द आउटगोइंग डिस्चार्ज। आउटगोइंग डिस्चार्ज। ओके, मान लीजिए किसी सेक्शन पे हमने वेलोसिटी प्रोफाइल देखी। I want to see the velocity profile at any section। So किसी भी सेक्शन पे अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल देखोगे इन द जंप के किसी सेक्शन पे, तो क्या देखोगे? बेड के ऊपर तो वेलोसिटी क्या होगी? 0, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ रिवर्स करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टर्बुलेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो सेकेंडरी करंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण हो सकता है हमारा फ्लो उल्टे डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो। टर्बुलेंस के कारण हो सकता है कि फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो। तो इसके कुछ रीजियंस है। क्या क्या रीजन है? यहां से यहां तक वी हैव द बाउंड्री लेयर रीजन, जहां तक ये प्रोफाइल इंक्रीजिंग है, बाउंड्री लेयर रीजन, इसको बाउंड्री लेयर रीजन बोलते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। ये सब टर्म्स का मतलब जो है आप फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखिएगा। ये फ्री मिक्सिंग जोन है क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं सेकेंडरी करंट सबसे ज्यादा एक्टिव है यहाँ। फ्री मिक्सिंग जोन एंड दिस रीजन इज ऑफ रिवर्स फ्लो।
ये क्या है, दिस इज द उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, रिवर्स फ्लो। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड फ्लो, फॉरवर्ड है ना। ये आगे की तरफ डिस्चार्ज दे रहा है, पीछे की तरफ। मान लीजिए फॉरवर्ड फ्लो इज Q1 एंड रिवर्स फ्लो मान लीजिए इट इज Q2। रिवर्स फ्लो इज हाउ मच, Q2। सो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नेट डिस्चार्ज शुड बी इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2, या सॉरी Q1 माइनस Q2 है ना। रिवर्स फ्लो तो पीछे की तरफ, नेट डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू दिस। दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q प्लस Q2। सो हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड फ्लो में डिस्चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्चार्ज दैट इज एंटरिंग एट द टो ऑफ द jump, and it is counterbalanced by the reverse flow such that the net discharge remains Q only। बट अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरवर्ड फ्लो में डिस्चार्ज ज्यादा होगा कि कम होगा एज कंपेयर टू द डिस्चार्ज एंटरिंग एट द टो दैट इज Q, तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर। सो दीज आर द सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि हमें पता होना चाहिए। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो और इसके नीचे फिर नोट करा देते हैं। पॉज करके नोट करिए और फिर इसके नीचे लिखिए आप, in forward flow the total volumetric rate of flow, in forward flow the total volumetric rate of flow, the total volumetric rate of flow, the total volumetric rate of flow will be in excess of the discharge, will be in excess of the discharge entering, will be in excess of the discharge entering in the jump, will be in excess of the discharge entering in the jump, entering in the jump at the toe, entering in the jump at the toe, at the toe। bracket में that is Q1 is greater than, that is Q1 is greater than, that is Q1 is greater than। ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि फॉरवर्ड फ्लो में डिस्चार्ज वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्चार्ज एंटरिंग एट द टो, एंड दिस फॉरवर्ड फ्लो विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द रिवर्स फ्लो सच दैट द नेट डिस्चार्ज इज Q1। क्लियर है मेरी बात? ओके, नोट कर लो इस। अब देखो, अभी तक हम लोग जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल पढ़ रहे थे। नाउ वी विल स्टडी द केस ऑफ जंप इन अ नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। अगर हमारे पास एक नॉन रेक्टेंगुलर फ्रिक्शनलेस चैनल है तो उसमें हम लोग जंप को कैसे स्टडी करें। नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट। क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड। Let's see. Jump in a horizontal frictionless non-rectangular channel. Horizontal frictionless non-rectangular channel। क्लियर है मेरी बात? The basic governing equation will be the same, that is the specific force is constant। अब वो बेलिंजर मोमेंटम इक्वेशन नहीं लगेगा because this is a non-rectangular channel। Here we will not be able to apply the basic Ballinger momentum equation, that is y2 by y1 equal to -1 plus under root 1 plus 8 fr1 square divided by 2। This equation will not be applicable now because this is not a rectangular channel, this is non-rectangular channel। Ballinger momentum equation was applicable only for a rectangular channel। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? Now what I want to say now, देखो, therefore
बोलना क्या चाह रहे हैं देखिए जरा इससे। द बेसिक गवर्निंग इक्वेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल frictionless channel is the basic governing equation for a horizontal frictionless channel is, क्या है basic governing momentum equation? That is specific force FSP equal to P plus M by gamma equal to constant. This implies P1 plus M1 equal to P2 plus M2 by gamma, where P equal to, P क्या है, गामा y bar into A निकालना पड़ेगा ये, and M is equal to रो क्यू वी इक्वल टू रो क्यू स्क्वायर बाई ए। दिस इम्प्लाइज, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, y1 बार a1, अब उस चैनल का निकालना पड़ेगा आपको, रो क्यू स्क्वायर बाई जी ए, गामा से रो कट गया तो जी a1 इज इक्वल टू y2 बार a2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई जी A2। क्लियर है? इस तरीके से अब आप अपनी कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। द y1 बार a1 विल बी द फंक्शन ऑफ द शेप ऑफ द चैनल। y बार आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द y बार? y बार इज द डेप्थ ऑफ CG ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री surface, depth of CG of the area from the free surface. This is nothing but y bar. Clear है मेरी बात? Simple thing. Okay. Note कर लीजिए जल्दी से. Note this down. Jump in horizontal frictionless non-rectangular channel. ये भी हमने देखा. Okay. नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जंप ऑन अ स्लोपिंग फ्लोर। मान लीजिएगा स्लोपिंग फ्लोर हो तो जंप कैसे हो? अब हॉरिजॉन्टल चैनल नहीं है, इट इज अ स्लोपिंग फ्लोर। देखो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखो क्या बात है, मान लीजिए एक स्लोपिंग फ्लोर है, उसके ऊपर जंप हो रहा है। ये देखिए जंप हो रहा है। दिस इज सेक्शन 1, दैट इज y1 एंड y2। जंप हो रहा है इस सेक्शन में। कंट्रोल वॉल्यूम यही होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सो इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, ये P1 हो जाएगा और ये क्या होगा, P2। Even if friction is existing, we can neglect it because friction does not play an important role in GVF. So by momentum equation of jump हम क्या लिखेंगे, by momentum। अब W sin थीटा को नहीं नेग्लेक्ट कर पाएंगे क्योंकि थीटा इज लार्ज। by momentum equation हम क्या लिखेंगे, P1
minus P2 plus W sin theta is equal to M2 minus M1. Even if friction is existing, we can neglect it, since friction does not play an important role in RV. Even if friction is existing, we can neglect it since friction does not play an important role in RVF. Clear है मेरी बात? Okay. Then देखिए, this implies, इसी इक्वेशन को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 plus M1 plus W sin theta is equal to P2 plus M2. अब देखो यहां पे स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, गामा से डिवाइड भी कर दिया मैंने. हियर द स्पेसिफिक फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. FSP1, F is मान लो द स्पेसिफिक फोर्स हियर, FSP बोल देता हूं. चलो FSP1 क्या हो जाएगा? FSP1 is equal to P1 plus M1 by gamma and FSP2 क्या होगा? P2 plus M2 by gamma. So here the specific force is not constant. और आप देख सकते हैं FSP2 FSP1 से ज्यादा है. FSP2 is equal to FSP1 plus W sin theta by gamma. So अगर मैं Y1 Y2 की वैल्यू ट्रेस करूं, हॉरिजॉन्टल चैनल में स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट है, बट ये स्लोपिंग चैनल में नहीं है, स्लोप बहुत ज्यादा है. तो अगर मैंने स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ का ग्राफ बनाया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ का कर्व, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द कर्व बिटवीन स्पेसिफिक फोर्स एंड डेप्थ. क्लियर है? ओके. सो हम देख सकते हैं FSP1 के करस्पॉन्डिंग Y1 है हमारा. FSP1 के करस्पॉन्डिंग हमारा Y1 है. दिस इज आवर FSP1. क्लियर है? Y1 कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? यहां पर भी जो टिप है उसके करस्पॉन्डिंग फ्लो क्रिटिकल है. सेक्शन 1 पर फ्लो इज सुपर क्रिटिकल. सो Y1 हम सुपर क्रिटिकल वाला अडॉप्ट करेंगे. तो दिस विल बी आवर Y1. This will be our Y1. मेरी बात समझ में आई? FSP2 क्या होगा? It would be greater than FSP1 or less than FSP1. FSP2 would be greater than FSP1 by W sin theta by gamma. So FSP2 right side में आएगा. This is FSP2. It will come on the right side. FSP2 will come on the right side. इसके करस्पॉन्डिंग में देखिए दो रूट है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे? सब क्रिटिकल वन, क्योंकि सेकेंड सेक्शन पे तो फ्लो कैसा है? सब क्रिटिकल है. सो दिस इज FSP2. इसके करस्पॉन्डिंग फ्लो क्या होगा? तो ये रहा हमारा Y2. इस तरीके से मैं आपको Y2 शो कर सकता हूं. देखिए अगर चैनल हॉरिजॉन्टल होता, इफ द चैनल वुड हैव बीन हॉरिजॉन्टल, तो Y2 एंड Y1 के ऊपर जो है हमारा स्पेसिफिक फोर्स सेम होता. तो सेम स्पेसिफिक फोर्स पर ये जो Y2 मिल रहा है, मान लीजिए इसको बोल दिया Y2 डैश. दिस इज द वैल्यू व्हेन द चैनल इज हॉरिजॉन्टल. स्लोपिंग बनाने से टेल वाटर डेप्थ बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप ग्राफ से देख सकते हैं स्लोपिंग चैनल बनाने से टेल वाटर डेप्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है एज कंपेयर टू द जंप ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. सो वी कैन से दैट द टेल वाटर लेवल इन द केस ऑफ स्लोपिंग फ्लोर वुड बी हायर एज कंपेयर टू द टेल वाटर डेप्थ इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर जंप.
अब ये टेल वाटर लेवल डेप्थ की बढ़ने से दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। क्या दिक्कत हो जाएगी? सबसे पहली दिक्कत क्या है? लेंथ ऑफ जंप वी सॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेल वाटर डेप्थ। जितनी ज्यादा टेल वाटर डेप्थ होगी, हमारा लेंथ ऑफ जंप उतना ही ज्यादा होगा, और लेंथ ऑफ जंप ज्यादा होगा तो स्टिलिंग बेसिन का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। इट विल लीड टू अन इकोनॉमी। मोरोवर टेल वाटर लेवल डेप्थ बढ़ने से या फिर ये थीटा की वैल्यू बढ़ने से एक और प्रॉब्लम भी होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? द एनर्जी लॉसेस, द रिलेटिव एनर्जी लॉसेस विल डिक्रीज। ये मैथमेटिकल बात है, आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप स्लोपिंग फ्लोर की लेंथ हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रिलेटिव एनर्जी लॉस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर है मेरी बात? तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। क्या? एक तो स्लोपिंग फ्लोर ज़्यादा देने से टेल वाटर लेवल की डेप्थ बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारा स्टिलिंग बेसिन बनाने का खर्चा बढ़ेगा। दूसरा क्या है? थीटा की वैल्यू बढ़ाने से या स्लोपिंग फ्लोर रखने से रिलेटिव एनर्जी लॉसेस विल डिक्रीज, एंड वी वांट द रिलेटिव एनर्जी लॉसेस टू इंक्रीज इन द केस ऑफ दिस जंप। सारी बातें मैं लिखवाता हूँ, इसीलिए हम स्लोपिंग फ्लोर पे जनरली जंप नहीं चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट द जंप ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और the slope should be very very less. Okay. लिख लो इतना तो, फिर इसके नीचे मैं लिखवाना चाहूँ। पॉज करके नोट कर लीजिए। okay. लिखिए अब इसके नीचे लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ए, स्लोपिंग फ्लोर requires more tail water depth. Sloping floor requires more tail water depth. Sloping floor requires more tail water depth. More tail water depth than the corresponding horizontal floor jump. Then the corresponding horizontal floor jump. Then the corresponding horizontal floor jump. Clear है? ब्रैकेट में y2 greater than y2 dash, ब्रैकेट में y2 greater than y2 dash. B लिखे B, the length of jump on a sloping floor is longer than the length of jump on a sloping floor is longer than the length of jump on a sloping floor is on a sloping floor is longer than the corresponding length of jump is longer than the corresponding length of jump on horizontal floor. The length of jump on a sloping floor is longer than the corresponding length of jump on horizontal floor. Corresponding length of jump on horizontal floor. C लिखो, the relative energy loss decreases. The relative energy loss decreases with increase in the value of theta. The relative energy loss, bracket में लिख लीजिए, EL by E1. EL by E1, it is relative energy loss. The relative energy loss decreases with increase in the value of theta. With increase in the value of theta. With increase in the value of theta. Clear? Heading डालिएगा, एनर्जी डिसिपेशन इन स्टिलिंग बेसिन। अब जरा हम स्टिलिंग बेसिन के बारे में भी डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। एनर्जी डिसिपेशन इन स्टिलिंग बेसिन। Energy dissipation in stilling basin.
energy dissipation in Stilling basin. Energy dissipation in Stilling basin. ये देखते हैं। देखिए अब स्टिलिंग बेसिन के बारे में थोड़ी और डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। तो स्टिलिंग बेसिन का फर्स्ट पार्ट क्या, एक स्टीप स्लोप होगा यहां पर, इट वुड बी फॉलोड बाय अ हॉरिजॉन्टल चैनल जिसमें जंप हो रहा होगा। इट्स अ वेरी स्टीप स्लोप, शूट भी बोल सकते हैं इसको इसलिए। और ये हमारा है एक एंड सिल, राइजिंग लाइन। पहले मैं पूरा एक बार अच्छे से बना देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कैसे बना दें। सो दिस वुड बी आवर स्टिलिंग बेसिन। ओके, दिस इज आवर स्टिलिंग बेसिन। ये हमारा एक स्टीप चैनल, इसको शूट भी बोल सकते हैं। इस पे हम कुछ ट्रायंगुलर ब्लॉक्स बनाते हैं, दोज ब्लॉक्स आर नोन एज शूट ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, शूट ब्लॉक्स। दीज आर द ट्रायंगुलर ब्लॉक्स। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, these are the shoot blocks. Number will depend on the design. ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है 4 ही होते, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? Then we have the baffle blocks. These are the assistances provided to the jump. इनके फंक्शन से मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। These are the baffle blocks. क्लियर है? एंड दिस इज आवर एंड सिल। ये क्या है हमारा, दिस इज द एंड सिल। दीज आर बैफल ब्लॉक्स एंड ये शूट है स्टीप चैनल, इसलिए इसके ऊपर जो ब्लॉक्स है ट्रायंगुलर ब्लॉक्स उनको क्या बोलते हैं, शूट ब्लॉक्स। और यही हमारा है पूरा का पूरा क्या, ये कंक्रीट बेड है पूरा स्टिलिंग बेसिन। These are the basic components of this stilling basin. हर एक कंपोनेंट का कुछ फंक्शन है, हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है। कि शूट ब्लॉक्स का क्या फंक्शन है, their function is to separate the flow and aerate the flow. सेपरेशन एंड एरेशन जरूरी है। सेपरेशन क्यों जरूरी है, देखिए अगर शूट ब्लॉक नहीं होंगे तो हो सकता है पूरा का पूरा जंप एक ही तरफ कंसंट्रेटेड हो जाए, दैट माइट लीड टू डैमेज ऑफ दिस बेड। इसीलिए हमने क्या है, पूरे जंप को पूरे चैनल में स्प्रेड कर दिया। तो शूट ब्लॉक का काम क्या है, सेपरेशन एंड एरेशन ऑफ फ्लो। बैफल ब्लॉक का फंक्शन अभी समझाऊंगा। एंड सिल का फंक्शन क्या है, एंड सिल का फंक्शन ये है, इट हेल्प्स टू लिफ्ट द कर्व या लिफ्ट द फ्लो इन अ ट्रांजेक्टरी एंड ड्रॉप इट टू अ सेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम दिस चैनल so that the downstream portion erosion will be reduced. So end sill helps in lifting the outgoing stream in a trajectory away from the downstream portion
so that the downstream portion is saved from unnecessary erosions. क्लियर है? तो ये डाउनस्ट्रीम पोर्शन को इरोजन से बचाने के लिए हमने एंड सील लगाया है ताकि इस आउटगोइंग स्ट्रीम को एक ट्रैजेक्टरी पे लिफ्ट करके दूर फेंका जा सके। ओके, बैफल ब्लॉक्स का क्या काम है? देखो, उसको एक मैं एनालिसिस के थ्रू समझाता हूँ। अब जंप तो इस चैनल में हो रहा है ना, तो अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं इस चैनल का, लिखना नहीं अभी, आप ध्यान से सुनो पहले पूरी बात। अगर मैं आपको एक सेक्शन दिखाऊं तो ये हमारा बैफल ब्लॉक है और इसी के ऊपर हमारा पूरा जंप हो रहा है। मान लीजिए वी हैव द जंप टेकिंग प्लेस ऑन दिस बैफल ब्लॉक। Jump taking place across this baffle block. So what will happen? Section 1 and section 2. Clear? So ये हमारा है baffle block. Section 1 पे मान लीजिए P1 फोर्स है, दिस इज द प्रेशर फोर्स P1, और सेक्शन 2 पे भी है प्रेशर फोर्स, और ये कंट्रोल वॉल्यूम जो है बैफल ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, इतना ही फोर्स बैफल ब्लॉक भी लगाने वाला है इस कंट्रोल वॉल्यूम पे पीछे की तरफ। क्लियर है? दिस विल बी द फोर्स exerted by the baffle block on the control volume and vice versa. F is the force acting on the, exerted by the baffle block on the control volume and vice versa. उल्टा वाला भी फोर्स ही। क्लियर है यहाँ तक? Therefore by momentum equation हम क्या लिख सकते हैं? Therefore by momentum equation हम क्या लिखेंगे? P1 minus P2 minus F is equal to M2 minus M. This implies P1 plus M1 minus F will be equal to P2 plus M2 by gamma. मैंने गामा से भी simultaneously divide कर दिया। तो अगेन द स्पेसिफिक फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर स्पेसिफिक फोर्स एट सेक्शन 2 विल बी लेस ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैफल ब्लॉक ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये फोर्स के कम होने से क्या होगा मैं आपको समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू। एक काम करो, आप केवल ये डायग्राम बना लो, इसको नहीं नोट करना अभी, डोंट नोट दिस थिंग, ओनली नोट दिस डायग्राम। केवल ये डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बना लो आप। केवल ये डायग्राम बनाएंगे और कुछ नहीं लिखना। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, केवल ये डायग्राम ड्रॉ करें। ओके, okay, therefore FSP1, that is FSP is the specific force। FSP1 को क्या लिखेंगे? P1 plus M1 by gamma, and FSP2 क्या होगा? P2 plus M2 by gamma। FSP1 is P1 plus M1 by gamma and FSP2 is P2 plus M2 by gamma। फिर से मैं इसको स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ की कर्व पे प्लॉट करता हूँ। देखो इस बार रिजल्ट क्या आएंगे? अगेन आई एम प्लॉटिंग इट ऑन स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ का। व्हाट रिजल्ट्स आर यू गेटिंग? व्हाट रिजल्ट्स आर यू गेटिंग? देखिए FSP1 ये रहा हमारा, दिस इज FSP1। Y1 विल बी इन द सुपर क्रिटिकल रीजन, नीचे वाला होगा Y1। ये FSP1 है हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? Y1। ये हमारा है Y1।
FSP2 इस बार कम हो गया है, FSP2 विल बी इन द लेफ्ट साइड. Y2 सब क्रिटिकल रीजन में तो ऊपर वाला होगा Y2. और अगर ये बैफल ब्लॉक नहीं होता तो स्पेसिफिक फोर्स दोनों ही सेम होते हैं. सो Y2 डैश वुड हैव बीन. सो आप देख सकते हैं बैफल ब्लॉक होने से टेल वाटर बढ़ा है कि घटा है. The tail water depth has reduced. Y2 dash is the tail water level when the specific force is constant. That is when the baffle block is not there. Baffle block के होने से specific force has decreased at section 2 due to which the tail water requirement is reducing. अब tail water level requirement reduce होने से क्या फायदा हो गया है? Our length of stilling basin have reduced and moreover the relative energy losses have increased. So this is giving us इकोनॉमी. क्लियर. इसीलिए हम जनरली ये एड्स या ये असिस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं टू द जंप लाइक शूट ब्लॉक, बैफल ब्लॉक एक्सेट्रा. शूट ब्लॉक इज एन एडिशनल रेजिस्टेंस, एडिशनल असिस्टेंसेस. सो अगर ये असिस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं तो जंप हो रहा है, उसको बोलते हैं एडेड जंप. एंड इफ दीज असिस्टेंसेस आर नॉट प्रोवाइडेड देन द जंप इज नोन एज अनएडेड जंप. एक एक करके मैंने सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं एक एक करके लिखवाता हूं. अभी कुछ नहीं लिखना है, जो लिखवा रहा हूं पहले वो लिखिए. लिखना चालू करें. लिखिए. हाइड्रोलिक जंप इज यूज्ड एज एन एनर्जी डिसिपेटर. हाइड्रोलिक जंप इज यूज्ड एज एन एनर्जी डिसिपेटर. Hydraulic jump is used as an energy dissipator below a hydraulic structure. Hydraulic jump is used as an energy dissipator below a hydraulic structure. Below a hydraulic structure. Below a hydraulic structure. Full stop. Next time लिखिए. Downstream portion of hydraulic structure. Downstream portion of hydraulic structure where energy dissipation is. Downstream portion of hydraulic structure where energy dissipation is. Where energy dissipation is allowed to occur. Where energy dissipation is allowed to occur. Is allowed to occur. Consists of a stilling basin. Consists of a stilling basin. Of a stilling basin. Stilling basin को अंडरलाइन करिएगा. लिखिए नेक्स्ट लाइन में. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द शूट ब्लॉक. शूट ब्लॉक CHUT. The chute block assist in splitting and aeration of flow. The chute block assist in splitting and aeration of flow. The chute block assist in splitting and aeration of flow. Next point लिखिए. Baffle blocks provides additional resistance. Baffle blocks provides additional resistance. Baffle blocks provides additional resistance. Next point लिखिए फिर. End sill helps in lifting the outgoing stream. End sill helps in lifting the outgoing stream. Lifting the outgoing stream in a trajectory so that the basin end is not subjected to the scouring action. So that the basin end is not subjected to scouring action. Clear? We'll begin next point. Due to the provision of these assistances like chute blocks, baffle blocks, etc. Due to the provision of these assistances like chute blocks, baffle blocks, etc. Length of jump and tail water level requirement. Length of jump and tail water level requirement reduces. Length of jump and tail water level requirement reduces as compared to
as compared to the unaided jump, as compared to the unaided jump, as compared to the unaided jump, that is y2 less than y2 dash, that is y2 less than y2 dash. क्लियर? पॉज करके अब यहां से नोट करिएगा, पहले ये पोर्शन नोट करेंगे, उसके नीचे ये पोर्शन मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया किस तरीके से टेल वाटर लेवल रिक्वायरमेंट कम हो जाती, इसीलिए वी जनरली प्लान द जंप इन अ स्टिलिंग बेसिन. क्लियर है मेरी बात? तो लिख लीजिए, पहले वो पोर्शन लिखिए, फिर उसके बाद ये पोर्शन पॉज करके नोट कर लीजिए. क्लियर है मेरी बात? नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद लोकेशन ऑफ जंप. Now we will see the location of jump. See, tailwater depth plays an important role in the formation of jump at a particular location. Tailwater depth plays an important role in the formation of jump at a particular location. कैसे? इसी बात को देखो, मैं प्रूव करूँगा. मान लो फर्स्ट केस है, if yt equal to y2, yt क्या है? yt is the tailwater depth. मान लीजिए एक स्लूइस गेट है, दिस इज अ स्लूइस गेट, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्लोप. हॉरिजॉन्टल स्लोप है, पहले बोल दिया. ओके, मान लीजिए गेट ओपनिंग इज ए. गेट ओपनिंग क्या है? ए. तो हमें पता है स्टार्टिंग में क्या होगा, देयर वुड बी वेना कॉन्ट्रैक्टा, देयर वुड बी वेना कॉन्ट्रैक्टा, and we will reach y1 such that y1 is equal to cc into a. cc is what? Coefficient of compression. ये वैल्यू गिवन होगी हमें, एंड ए इज द ओपनिंग ऑफ गेट. ए इज व्हाट? ए इज द ओपनिंग ऑफ गेट. अगर yt y2 के बराबर हो गया तो जंप हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा पर ही हो जाएगा. द जंप विल स्टार्ट हैपनिंग एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा itself. कोई GVF प्रोफाइल नहीं बनेगी. yt क्या है? yt इज द टेल वाटर डेप्थ. yt इस टाइप के जंप को ही बोलते हैं हम लोग फ्री जंप एट वेना कॉन्ट्रैक्टा और सिंपली फ्री जंप. yt इज द टेल वाटर डेप्थ. And y2 is the conjugate depth of y1, conjugate or sequent depth of y1. y2 क्या है? conjugate depth of y1. तो अगर yt y2 के बराबर है तो किस टाइप का जंप बनेगा? We will have the formation of a free jump. Then we will have the formation of free jump या free jump at vena contracta. मान लीजिए अगर yt y2 से बड़ा हो या yt y2 से छोटा हो तो क्या होगा? सेकेंड केस देख रहा हूं, इफ yt इज लेस देन y2 तब क्या होने वाला है? लेट्स सी. yt अब y2 से छोटा है, yt इज लेस देन y2. इस केस को भी देखो, अच्छे से समझते हैं पहले हम. फिर से गेट ओपनिंग है और हम वेना कॉन्ट्रैक्टा तक तो पहुंचेंगे अगेन. y1 is equal to cc into a. Now yt is less, yt is less and y2 is more. y2 एक इमेजिनरी लाइन हो जाएगा मेरे लिए. यहां से यहां तक yt है और उसके बाद ये क्या है हमारा y2.
is y2. Clear? Yt and y2. So if yt is less than y2, what will happen? The jump will be repelled or the jump will stay. यही देखना है. तो देखो जरा, फिर से स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ का रिलेशनशिप बनाता हूं. FSP is the specific force वर्सेस डेप्थ. ध्यान देना आप जरा, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए. तो y1 इज कॉन्जुगेट ऑफ y2. y1 का कॉन्जुगेट क्या है? y2. दोनों पे स्पेसिफिक फोर्स क्या होगा? सेम है ना. सो y1, ये नीचे वाला मान लीजिए y1 है, ये नीचे वाला क्या है? y1. और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला इज y2. yt is less than y2. So conjugate depth of yt will be like this. Conjugate depth of yt will be like this. मान लीजिए y1 dash. और आप देख सकते हैं यहाँ पे y1 dash is greater than y1. देखो ग्राफिकली मैंने प्रूव किया कि if yt is less than y2, then the conjugate depth y1 dash would be greater than y1. मतलब जंप y1 पे नहीं होगा, जंप y1 पे नहीं होगा, y1 से दूर होगा, अलग डेप्थ पे होगा, y1 डैश पे होगा. तो कुछ दूर तक हमारी GVF प्रोफाइल बनेगी और जैसे ही हमारा डेप्थ y1 डैश हो जाएगा वैसे ही जंप होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड द रिपेलिंग विल बी व्हाट प्रोफाइल? इट विल बी बाय H3 प्रोफाइल. सो आवर जंप इज गेटिंग रिपेल्ड. फ्री जंप है बट इट इज रिपेल्ड फ्रॉम द वेना कॉन्ट्रैक्टा बाय H3 प्रोफाइल. रिपेलिंग कब तक होती रहेगी? जब तक डेप्थ y1 डैश नहीं अटेन हो जाए. जैसे ही डेप्थ y1 डैश अटेन हो जाएगा द जंप विल स्टार्ट ऑकरिंग. इसीलिए इस टाइप के जंप को हम बोलते हैं क्या? फ्री जंप रिपेल्ड. कौन सा जंप है? फ्री जंप रिपेल्ड. दिस इज free jump repelled because the jump is repelled from the vena contracta by H3 flow profile. एक लास्ट केस रह गया है when yt is greater than y2. मैं बताता हूं उस केस में क्या होगा. पहले आप इतना नोट कर लो, पहले आप इतना नोट कर लीजिए. ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए. बढ़ रहा हूं आगे, इसको हटा रहा हूं. तो एक लास्ट केस क्या रह गया? थर्ड वाला केस है. If yt is greater than y2, तब क्या होगा? अगर yt y2 से बड़ा होगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? देखो उसी फिगर से अब मैं समझा दूंगा इसको. अगेन दिस इज आवर गेट ओपनिंग. दिस इज आवर गेट ओपनिंग. yt इज ग्रेटर देन y2. अब y2 कम है, yt हमारा ज्यादा है. yt के y2 के ज्यादा होने से अब ब्लू लाइन इस तरफ बनेगी. सो द y1 डैश वुड बी लेस देन y1. y1 डैश वुड बी लेस देन y1. तो टेंडेंसी क्या होगी जंप की? अब आगे तो जा नहीं सकता है बिकॉज H3 प्रोफाइल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. सो वो डिक्रीजिंग प्रोफाइल तो है नहीं है, तो आगे तो नहीं जा सकता. तो इसकी टेंडेंसी क्या है? पीछे जाने की. बट यहां पर भी आप देख सकते हो द डेप्थ कैन इंक्रीज, द डेप्थ कैन नॉट डिक्रीज. और ऑलरेडी टर्बुलेंसेस भी है यहां पे बिकॉज इट इज एन RVF हियर. सो क्या होगा फिर? हमारा जंप अनस्टेबल हो जाएगा. जंप विल बी अनस्टेबल. सो क्या दिखेगा आपको? आपको तो केवल अंडुलेशंस दिखेंगे पानी के सरफेस पे. You will only see these undulations or turbulences on the surface of water.
यू विल नॉट सी द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ जंप। एक्चुअली बोलते हैं पूरा का पूरा जंप पानी के अंदर ही हो गया, इसीलिए इस टाइप के जंप का नाम क्या रख दिया हमने, सबमर्ज्ड जंप। क्या बोल रहे हैं हम इसको, सबमर्ज्ड। ये अच्छा जंप नहीं है, इससे हमारे स्लूइस गेट को भी हार्म हो सकता है। जितना दूर स्लूइस गेट से जंप बने उतना बढ़िया। मोर ओवर सिंस द जंप प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है तो लॉसेस विल बी वेरी लेस। तो जनरली हम फ्री जंप या फ्री जंप रिपेल्ड बनाना चाहते हैं एंड द टेल वाटर डेप्थ विल प्ले एन इंपॉर्टेंट। अगर yt ग्रेटर देन y2 हो जाएगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सबमर्ज्ड जंप, विच इज नॉट अ गुड जंप। एक एक करके अब देखिए सारी बातों को मैं अच्छे से समराइज कर देता हूं, तो जल्दी जल्दी आप लिखना चालू करिए। थर्ड वाला डायग्राम भी बना दीजिए और इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए टेल वाटर डेप्थ, टेल वाटर डेप्थ, इसके नीचे लिखिएगा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन important role in formation of jump, in formation of jump at a particular location, in formation of jump at a particular location. The jump may be classified as, जंप को इसी बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया। द जंप में बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट वन इज फ्री जंप एंड सेकेंड वन इज फ्री जंप, दो टाइप के फ्री जंप एंड फ्री जंप रिपेल्ड, एंड सेकेंड वन इज सबमर्ज्ड जंप, submerged jump, submerged jump। क्लियर है? If yt greater than equal to y2, if yt पहले लेस देन वाला लेते हैं, लेस देन इक्वल टू y2, we will have what kind of jump? We will have free jump forms. And if yt is greater than y2, submerged jump forms. Similarly, if yt equal to y2, अगर yt और y2 बराबर हो जाए, then the free jump will form, the jump will start forming from the vena contracta itself. Or if it is a case of spillway, the jump will start forming at the toe itself. So लिख देता हूं इसको, the jump will start forming, the jump will start forming from the vena contracta, from the vena contracta itself, or in the case of a spillway, or in the case of a spillway, the jump will start forming at the toe itself. Or in the case of spillway, the jump or in the case of spillway, yeah, or in the case of jump below a spillway करते हैं, or in the case of jump, ये बेटर हो जाएगा, below a spillway, स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम में, तो अब ई टो पे आएगा, बिलो स्पिलवे, और इन द केस ऑफ जंप बिलो स्पिलवे, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग
at the toe itself. क्लियर? पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए. At the toe itself. अगर y2 ग्रेटर देन y2, अब इसके बारे में लिखवाता हूं डिक्टेट करके. इफ yt ग्रेटर देन y2, सॉरी इफ yt लेस देन y2, अगर लेस देन होगा. अब ये फ्री जंप जो है टो या वेना कॉन्ट्रैक्टा पे नहीं बनेगा. दिस टाइम द फ्री जंप विल बी रिपेल्ड. फ्री जंप कौन से प्रोफाइल से रिपेल्ड होगा? फ्री जंप विल बी रिपेल्ड बाय ईदर H3 प्रोफाइल फॉर हॉरिजॉन्टल स्लोप, या फिर माइल्ड और एडवर्स स्लोप में भी डाउनस्ट्रीम में जंप होता है. सो इन द केस ऑफ माइल्ड स्लोप एंड एडवर्स स्लोप इट विल बी रिपेल्ड बाय M3 और A3 प्रोफाइल. y1 डैश हम निकाल भी सकते हैं. देखो y1 डैश कैसे निकालेंगे, ये तो नोट कर ही लिया था आपने पूरा. तो y1 डैश हम कैसे निकालेंगे? पॉज करके फिर भी नोट कर सकते हैं आप. ओके, y1 डैश कैसे निकालेंगे? लिखना नहीं है क्वेश्चन, एक बार ध्यान दो. y1 डैश निकालने के लिए वी विल सिंपली यूज, या y1 डैश निकालने के, y1 डैश इज कॉन्जुगेट डेप्थ ऑफ yt. This implies y1 dash is y1 dash by yt. बेलेंजर मोमेंटम इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? -1 plus under root 1 plus 8 Froude number at tailwater divided by 2. But this is applicable only for rectangular channel. कोई और चैनल होगा तब स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट करके निकाल लीजिएगा. इट इज वेरी सिंपल. तो y1 डैश निकाल लेंगे, फिर डायरेक्ट स्टेप मेथड यूज करके y1 और y1 डैश के बीच में वी कैन अप्रोक्सीमेट या वी कैन कैलकुलेट द लेंथ बाय विच द जंप इज गेटिंग रिपेल्ड. क्लियर है मेरी बात? तो सारी बातें अब लिखवाना चालू करता हूं, आप लिखना चालू करो पहले. इफ yt लेस देन y2, हाइफन लिखो, फिर इसके बाद the jump will start forming at the location. The jump will start forming at the location. The jump will start forming at the location where depth y1 dash is. Where depth y1 dash is conjugate to yt. Where depth y1 dash is conjugate to depth yt, where depth y1 dash is conjugate to yt, conjugate to yt. y1 dash कैसे निकालोगे उसके नीचे नोट कर लो, इस इक्वेशन को नोट कर लो. y1 dash कैसे निकल के आएगा, फिर लिखो इसके नीचे. Thus the jump will be repelled from vena contracta. Thus the jump will be repelled from. Thus the jump will be repelled from vena contracta. Thus the jump will be repelled from vena contracta or from the toe of spillway, or from the toe of spillway, or from the toe of spillway, as the case may be, or from the toe of spillway, as the case may be. As the case may be. Full stop. Next time we'll go. The repelling of the jump will be through. The repelling of the jump will be through H3 curve. The repelling of the jump will be through H3 curve. H3 curve. Or if the slope is mild, or if the slope is mild, or if the slope is mild or adverse, or if the slope is mild or adverse, the repelling would be through, or if the slope is mild or adverse, the repelling would be through M3 or A3 profile. The repelling would be through M3 or A3 profile. The repelling would be through M3 or A3 profile. Full stop. Next time we'll go. In the case of submerged jump,
इन द केस ऑफ सबमर्ज जंप, ब्रैकेट में yt ग्रेटर देन y2, ब्रैकेट में yt ग्रेटर देन y2, ब्रैकेट क्लोज, एनर्जी डिसिपेशन will be less, energy dissipation will be less. एक सबमर्जेंस रेशियो भी इस तरीके से डिफाइंड होता है, सबमर्जेंस रेशियो ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, सबमर्जेंस रेशियो, दिस इज इक्वल टू, ऐसे डिफाइन किया जाता है, yt माइनस y2 डिवाइडेड बाय, फॉर सबमर्ज्ड जंप ऑब्वियसली द सबमर्जेंस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1 और जितना ग्रेटर देन 0, और जितना ज्यादा ये सबमर्जेंस रेशियो होगा हमारी जंप उतना ही ज्यादा सबमर्ज्ड होगा और लॉसेस उतने ही कम होंगे। क्लियर, सिंस प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं करेगा जब। ओके, इस सबमर्जेंस रेशियो भी कभी कभार पूछ लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यही था हमारा रैपिडली वैरिड फ्लो, दैट इज हाइड्रोलिक जंप। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग सर्टेन न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिएगा लास्ट इक्वेशन। पहला न्यूमेरिकल भी नोट करना स्टार्ट करिए। पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ स्लुइस गेट in a 3 meter wide rectangular horizontal channel releases a discharge of 18 meter cube per second. The gate opening is 0.6 meter. And CC equal to coefficient of compression, unitless होता है 0.67. Examine the type of hydraulic jump. Examine the type of hydraulic jump formed when yt is A लिखो 3.6 मीटर, B लिखो 5 मीटर एंड C लिखो 4.08 मीटर। मतलब मुझे बताना है किस केस में फ्री जंप और किस में इसमें सबमर्ज जंप, एज अ केस में भी। क्लियर? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम करना चालू करें। नोट द क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, फिर देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल है बोला गया। पहले मैं एक डेटा एक जगह लिख लेता हूं, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए डिस्चार्ज कितना है हमारा 18 मीटर क्यूब पर सेकंड। विड्थ कितना है, विड्थ इज 3 मीटर। गेट ओपनिंग दे रखा है हमने
gate openings. A is equal to 0.6. CC is equal to 0.67. Therefore, Y1 is equal to CC into A. 0.67 into 0.6 कितना हो जाएगा ये? 0.67 into 0.6. तो Y1 कितना आ जाएगा हमारा? 0.402 मीटर. कितना आएगा ये? 0.402 मीटर. क्लियर है? It is Y1. Horizontal channel. Let us calculate the conjugate depth of Y1. Y2 is the conjugate rectangular channel ना, तो आप बैलेंजर मोमेंटम इक्वेशन यूज कर सकते हैं. फॉर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल वी नो, क्या पता है भाई, y2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. y2 बाई y1 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है मेरी बात? This is our Ballinger's momentum equation. This implies y2 equal to निकालो, y2 is equal to -1. यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ. y2 is equal to -1 प्लस फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 तो क्या है? इट इज q स्क्वायर बाई g. y1 का सब कुछ फिट कर दो. -1 प्लस अंडर रूट स्मॉल q क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाई b. 18/3 is equal to 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. क्लियर है? स्मॉल क्यू ये रहा हमारा. तो 1 प्लस 8 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू y1 दैट इज 0.402 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.40. तो इसको सॉल्व कर लो पूरा. तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 4.08 मीटर. नाउ ए पार्ट में yt इज इक्वल टू 3.6 मीटर. yt इज लेस देन y2 तो क्या बनेगा? फ्री जंप रिपेल है ना. दिस विल लीड टू फ्री जंप रिपेल. पहले पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट अब तो सिंपल है. yt कितना है? 5 मीटर. सेकेंड पार्ट में b कितना है? yt 5 मीटर. तो yt इज ग्रेटर देन y2. दिस इंप्लाइज सबमर्ज्ड जंप. कैसा जंप होगा? सबमर्ज्ड जंप. सबमर्जेंस रेशियो भी बोलते तो निकाल देते, बट बोला नहीं तो फालतू नहीं निकालूंगा. सबमर्ज्ड जंप. सिंपल क्वेश्चन था एकदम. और लास्ट में yt इज ऑलमोस्ट इक्वल टू y2. yt इज इक्वल टू 4.08 मीटर इज इक्वल टू y2. दिस इंप्लाइज क्या? फ्री जंप एट वेना कॉन्ट्रैक्टा. रिपेलिंग नहीं होगी. फ्री जंप एट वेना कॉन्ट्रैक्टा. फ्री जंप एट वेना कॉन्ट्रैक्टा. क्लियर है मेरी बात? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था. बस y2 निकाल के काम हो जाता. क्लियर? कोई डाउट नहीं. फालतू क्या है ना, yt के कॉन्जुगेट्स मत निकालिएगा. y1 डैश से भी हो सकता था ये काम, बट फालतू आप जो है कैलकुलेशन बढ़ा दोगे उस केस में. एक बार ही आपको कॉन्जुगेट डेप्थ निकालना पड़ा y2 और मैंने सब कुछ निकाल दिया. मुझे y1 डैश तो निकालना ही नहीं था ना. तो उल्टा नहीं करना. आप yt के करस्पॉन्डिंग y1 डैश निकालोगे तो तीनों के केस में निकालने पड़ जाएंगे आपको. यू विल गेट द करेक्ट आंसर बट इट विल बी अ लॉन्ग अप्रोच. तो डायरेक्टली ऐसे कर लो. क्लियर है? कुछ एक क्वेश्चंस अब आपके वर्कबुक से करते हैं. लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कबुक. एक तो जीवीएफ का हमने एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, उसको आज करा देता हूं. वो जीवीएफ आरवीएफ का मिक्सचर था. तो चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन हमने बोला था आरवीएफ के बाद डिस्कस करूंगा. पहले तो उसी को डिस्कस करता हूं. बढ़िया क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद इट.
क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12। कुछ एक क्वेश्चन आपकी वर्कबुक के भी डिस्कस कर लेता हूं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा हूं। At the foot of a spillway, water flows at a depth of 23 centimeter with a velocity of 8.1 centimeter. तो ये हमारा स्पिलवे है। स्पिलवे के फुट के ऊपर हमें बता रखा है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं जो रह गया था, उसको पहले आज कंप्लीट करता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्लोप है ना, कोई देखेंगे फिर क्या स्लोप है। तो ये फुट के ऊपर जो है या टो के ऊपर, वी आर गिवन द डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर इज हाउ मच? 0.23 सेंटीमीटर या 0.23 मीटर कर देता। उसके बाद बोला गया M3 प्रोफाइल है, तो ऑब्वियसली ये फिर माइल्ड स्लोप हो जाएगा। M3 प्रोफाइल है, कुछ दूर तक हमारा M3 प्रोफाइल हुआ और उसके बाद हमारा हाइड्रोलिक जंप हुआ एंड इट वेंट ऑफ। मुझे ये y1 निकालना है। आई नीड टू कैलकुलेट दिस y1। ये y1 निकालना है, ठीक है। देखो यही बोला गया एज शोन इन द फिगर। मुझे एक तो ये y पता है 0.23 मीटर एंड उसके करस्पॉन्डिंग v पता है। v कितना है? 8.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एज शोन इन द फिगर। फ्लो एंटर्स एज एन M3 प्रोफाइल। M3 प्रोफाइल गिवन है, मतलब माइल्ड स्लोप है, इन द लॉन्ग वाइड चैनल विद बेड स्लोप 1/1800, sorry 1/1800, 1/1800 and Manning's N given MA, that is 0.015. The hydraulic jump is formed at a certain distance from the foot of spillway. Assume the acceleration due to gravity G is equal to 9.81 meter per second square. Just before the hydraulic jump, the depth of flow y1 in meter rounded off to 2 decimal places is y1 निकालना है। I need to compute this depth y1। अब ये बिना प्रोफाइल के नॉलेज के नहीं हो पाएगा। You won't be able to do this question without the knowledge of profile। ये M3 माइल्ड स्लोप है, तो माइल्ड स्लोप के लिए देखो मुझे कुछ बातें पता है। क्या पता है? माइल्ड स्लोप के लिए मुझे एक तो ये पता है कि दिस इज NDL एंड CDL क्या होगा इसका? ये तो NDL हो गया और ये रहा हमारा क्या? CDL है ना। माइल्ड स्लोप में ये तो होता है M3 कर्व, कुछ देर के बाद जंप एंड इट विल मीट द NDL। तो ऑब्वियसली मीटिंग पॉइंट क्या है? NDL। और yn is the normal depth। yn is the normal depth। Since it is a mild slope, so y1 would be what? Conjugate depth of y2। कॉन्जुगेट डेप्थ ऑफ yn, नॉर्मल डेप्थ का कॉन्जुगेट, वो तो हम निकाल ही लेंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। सो हमें y पता है, v पता है, उससे फिर मैं पहले yn निकालने की कोशिश करता हूं। वंस आई विल गेट द yn देन आई विल कैलकुलेट y1। देखो पर ये सब करने के लिए मुझे शेप गिवन होना चाहिए। क्या कुछ शेप बोला है? बोला है इट इज अ लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल विद बेड स्लोप दिस। क्लियर है?
तो पहले मैं yn निकाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ डेटा है जो कि गिवन है, जिसको मैं यूज करूँगा। नाउ स्मॉल q इज इक्वल टू v इंटू वाई इज इक्वल टू, ये vy का डेटा इसीलिए था और कोई यूज नहीं है इसका, तो 0.23 इंटू 2.1, 0.23 इंटू 8.1 कितना होगा ये देख लेता हूँ। अब तो बस सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है। तो क्या ना, इस टाइप के सवाल भी देखो पूछे जाते हैं आपके गेट में। इसको मैं एक्सटेंड भी करूंगा, अभी क्वेश्चन को देखना। 1.863 मीटर, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। क्लियर है? दिस स्मॉल क्यूब। नाउ yn, at yn, that is s is equal to s naught. Therefore by Manning's q तो वही है, q is equal to क्या लिखोगे, yn by n r to the power 2 by 3 s naught to the power half. For wide rectangular channel, for wide rectangular channel, r is almost equal to yn. This implies q is equal to yn to the power 5 by 3 and s naught to the power half. So this implies yn is equal to, q कितना है हमारा, q is 1.863 into n, n कितना है बताओ जल्दी से, n is 0.015 divided by s naught, that is 1 by 1800 का स्क्वायर रूट to the power 3 by 5, to the power 3 by 5। क्लियर है मेरी बात? तो yn हम निकाल लेता हूँ पहले, 1.863 इंटू 0.015 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई, या इंटू कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1800 टू द पावर 3 बाई 5। तो कितना आ जाएगा ये, 1.107 मीटर। yn कितना आएगा, 1.108 मीटर, ऑलमोस्ट 108 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो yn आ गया। yn के बाद अब क्या निकालना है सिर्फ आपको, y1, दैट इज कॉन्जुगेट डेप्थ ऑफ yn। तो बाय बैलेंजर मोमेंटम इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा सभी, यहां तक नोट कर लीजिए। अब बस y1 निकालना है। तो y1 क्या है, नाउ y1 फॉर रेक्टेंगुलर चैनल में डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल y1 by yn is equal to -1 plus under root 1 plus 8 fn square divided by fn square क्या होगा, फ्राउड नंबर का स्क्वायर, that is q square by g yn का। फिट कर दो यहाँ पे सब कुछ, you will get the answer. This implies y1 is equal to -1 plus under root 1 plus 8, स्मॉल q का स्क्वायर क्या होगा, 1.863 का होल स्क्वायर अपॉन g। yn is how much, 1.108 मीटर। क्लियर है? 1.108 का क्यूब, क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.108, आंसर मीटर में आएगा। सो दिस इंप्लाइज y1 कितना आ जा रहा है, निकाल लेता हूं मैं, लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। सो -1, आप भी कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 इंटू 1.863 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1.108 का क्यूब, गलती हुई है, स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, हाँ, ये तो आ गया हमारा, ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.108।
तो कितना आंसर आएगा? ऑलमोस्ट 0.42 मीटर। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.42 मीटर। मैं ना थोड़ा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूं, एक और पार्ट बनाता हूं मैं इस क्वेश्चन का। लेट अस सॉल्व इट। अब देखो, और इसको मिक्स कर देता हूं मैं जीवीएफ के साथ। देखो, एक और पार्ट भी इस क्वेश्चन का करते हैं। लेट्स राइट डाउन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का सेकेंड पार्ट लिखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे? एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ। देखो, एक और पार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। ये तो आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लेना पहले आप। फिर एक बी पार्ट लिखो क्वेश्चन का। इसी का एक और पार्ट करवा रहा हूं, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। देखो, इंटरेस्टिंग बनाता हूं इस क्वेश्चन को और। लेट मी मेक दिस क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग। y1 तो निकाल ही लिया ना आपने। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। बी पार्ट कर लो इस क्वेश्चन का। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप of the jump from the spillway toe, क्लियर है मेरी बात? ओके, या फ्रॉम द फुट ऑफ स्पिलवे, ऐसे लिखो। फ्रॉम द फुट क्योंकि यही है ना, फुट ऑफ। और सुंदर कर दिया लैंग्वेज। यूज डायरेक्ट स्टेप मेथड एम्प्लॉइंग सिंगल स्टेप कैलकुलेशन। यूज डायरेक्ट स्टेप मेथड। याद आ रहा होगा डायरेक्ट स्टेप मेथड, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे। कुछ नहीं भी गिवन होता तो ये यूज करते। एम्प्लॉइंग, एक ही स्टेप यूज करेंगे। एम्प्लॉइंग सिंगल स्टेप। क्वेश्चन लिखिए, फिर समझते हैं हम क्या करें। बी पार्ट एक और ऐड करिए इसमें। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द जंप फ्रॉम द फुट ऑफ स्पिलवे, यूज डायरेक्ट स्टेप मेथड एम्प्लॉइंग सिंगल स्टेप। इसी को बढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन को, देखो और इंटरेस्टिंग बना दिया। मतलब आपको बताना क्या है? नाउ आई हैव टू रिपोर्ट दिस डेल्टा एक्स। इन दोनों के बीच का मुझे ये डिस्टेंस बताना है, डेट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बताना है। कैसे बताऊंगा? देखो, डेल्टा एक्स, लेट्स सी हाउ वी विल रिपोर्ट द डेल्टा एक्स बाय डायरेक्ट स्टेप मेथड। अभी इसको हटा रहा हूं मैं इसको। तो डेल्टा एक्स को देखो कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। तो एक हमारा y1 है, डेट इज 0.42 मीटर। स्मॉल क्यू वही रहेगा, डेट इज 1.86। 1 पॉइंट कितना आ गया था ये? 1.863। ये भी नहीं चेंज हुआ। y1 भी उतना ही रह गया। y1 के बाद और क्या चीज है हमारे पास? y2 गिवन है हमें, डेट इज 0.23 मीटर। क्लियर? ये तो गिवन है। ओके, अब हमें बस क्या, और v2 भी पता है वैसे तो हमें। v2 कितना है हमारा? 8.1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का ही पार्ट था ये। मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है? नाउ डेल्टा एक्स बाय डायरेक्ट स्टेप मेथड, बाय डायरेक्ट स्टेप मेथड, बस डायरेक्ट स्टेप मेथड लगाना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन, ये तो पता ही है ना कौन अपस्ट्रीम है कौन डाउनस्ट्रीम में। ऑब्वियसली y2 इज अपस्ट्रीम ऑफ y1, सो आई जस्ट रिक्वायर दिस मैग्नीट्यूड। तो मॉड में डाल दिया, वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या यहीं पे E2 माइनस E1 लिख दो यार। एंड SF बार इज इक्वल टू SF1 प्लस SF2 डिवाइडेड बाय, सब कुछ निकालना चालू करता हूं और डेल्टा एक्स रिपोर्ट कर देता हूं। क्लियर है?
Let me calculate E1, E2, everything, and then I will report these steps. देखो सब कुछ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. Let me calculate everything. So E1 is equal to y1 plus q square by 2g y1 का स्क्वायर. y1 कितना है हमारा 0.42 प्लस स्मॉल q इज 1.863 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 0.42 का स्क्वायर. तो कितना होगा E1 1.423 मीटर. ये आ गया हमारा. कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहिएगा. 0.42 प्लस 1.863 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सही है. ओके E2 इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो y2 प्लस V2 तो पता ही था ना, तो ऐसे ही लिख देता हूँ 2g. तो y2 कितना है 0.23 प्लस 8.1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.23 प्लस 3.574 मीटर. ठीक है. SF1 नाउ बाय मैनिंग्स Q इज इक्वल टू y बाई n. अब y by n एक्चुअल डेप्थ है r to the power 2/3 SF to the power half. For wide rectangular channel, r is almost equal to y. Therefore SF is equal to क्या होगा SF is equal to q square n square upon y to the power 10/3. This implies SF1. Therefore SF1 is equal to q square, that is 1.863 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. n स्क्वायर कितना है, व्हाट इज n? n मैं नोट कर लेता हूँ ऐसे. n इज 0.015. y1 कितना है हमारा 0.42 and SF2 is equal to 1.863 का होल स्क्वायर इंटू 0.015 का स्क्वायर अपॉन 0.23. तो इसको कर लेता हूं मैं सॉल्व. तो इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आ जाएगी 1.863 का स्क्वायर इंटू 0.015 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.42 टू द पावर 10/3. तो 0.0141 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं हम ये. और ये कितना हो जाएगा 1.863 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.23 टू द पावर 10/3. ये कितना आ जाएगा 0.1048. सो SF1 SF2 आ गया. डेल्टा एक्स क्या होगा, देयरफॉर ये लिख लीजिएगा यहां तक पॉज करके. देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू सारी वैल्यू फिट कर देता हूं मैं यहां पे. देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू देखो कितना आ गया. दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा E2 माइनस E1 मॉड्यूलस ऑफ 3.574 माइनस E1 है 1.423 अपॉन S0. S0 कितना है हमारा, S0 इज 1/1800. SF बार इज 0.0141 प्लस 0.1048 डिवाइडेड बाय 2.
0.1048 डिवाइडेड बाय, दिस इम्प्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा 3.574 माइनस 1.423 डिवाइडेड बाय 1/1800 माइनस 0.0141 प्लस 0.1048 divided by 2. Divided by, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेट करिएगा साथ साथ में, 0.1048 divided by 2 will give us as 36.52 meters. 52 meter. Therefore, हमारा jump will form at a distance of 36.52 meter downstream of the toe, that is 0.23 meter. Therefore, jump will form at a distance of 36.52 meter डाउनस्ट्रीम ऑफ टो। क्लियर है मेरी बात? वैसे आप है ना यहाँ प्रोफाइल अगर नहीं भी गिवन होता ना, आप जजमेंट लेते, कैसे सीडीएल निकाल लेते, सीडीएल निकालते तो वो एनडीएल से कम आएगा। आप देख लीजिएगा q² बाई g टू द पावर 1/3। अगर आप yc निकालोगे इसका, ये तो नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी फ्रेम कर सकते थे, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। पहले ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए अगर आप yc निकालोगे ना, इट विल कम आउट टू बी लेस देन yn। yn तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो yc है दैट विल बी q² बाई g टू द पावर 1/3। सो इससे अगर आप yc निकालते हो, सो इट विल बी हाउ मच, q² इज 1.863 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। सो 1.863 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3, 0.707 मीटर। सो आप देख सकते हैं yc इज लेस देन yn, दिस इंप्लाइज माइल्ड स्लोप। तो क्या ना, अगर एग्जामिनर नहीं देता, इसको और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता था। बस डायरेक्टली पूछ लेते आपसे कि जंप कितना दूर बनेगा टो से, तो पहले आपको उस केस में माइल्ड स्लोप है कि नहीं डिटेक्ट करना पड़ता, प्रोफाइल क्या होगा ये पता लगाना पड़ता, yn निकालना पड़ता, y1 निकालना पड़ता एंड सो ऑन। फिर आप डायरेक्ट स्टेप मेथड लगा के कर सकते हैं। गेट में इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया, बट हाँ इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ आरवीएफ इन जीवीएफ। बिना जीवीएफ के नॉलेज के ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। विदाउट द नॉलेज ऑफ जीवीएफ यू कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर? सिंपल था वैसे तो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप इसको ये नोट करने की जरूरत नहीं थी, वैसे मन है तो साइड में नोट कर लो आप कि ये yc मैंने जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया, yc इज लेस देन yn माइल्ड स्लोप। तो क्वेश्चन में गिवन था इसलिए पहले मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो कॉम्प्लेक्स बना सकते थे, M3 प्रोफाइल वगैरह नहीं मेंशन होता तो पहले आपको पता लगाना पड़ता कि जंप बनेगा भी कि नहीं बनेगा, क्योंकि अगर स्टीप स्लोप होगा तो जंप विल नॉट फॉर्म। माइल्ड स्लोप होना जरूरी है जंप फॉर्म होने के लिए, क्योंकि M3 इज फॉलोड बाय अ हाइड्रोलिक जंप। अब देखिए इसके बाद अब हमारा डिस्कशन होना है रैपिडली वैलिड फ्लो का, जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो आप सॉल्व करके आइएगा, की भी जान पूछ के नहीं दे रहा हूं, एक बार आप पूरा सॉल्व करिए। की मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, की देके वी विल प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑफ आरवीएफ, और उसके बाद देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स सर्जेस, दैट इज आवर लास्ट चैप्टर। क्लियर है मेरी बात? हैव अ गुड डे, बाय बाय।